नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। देश की सर्वोच्च अदालत ने कोर्ट के बाहर राम मंदिर मुद्दे को हल करने का सुझाव दिया है। एक पक्ष कोर्ट के सुझाव से सहमत दिखा तो दूसरे ने इसे सिरे से नकार दिया। तो क्या अब राम मंदिर कहां बनेगा, यह केवल कोर्ट में ही तय होगा या फिर आने वाले वक्त में बीच का रास्ता निकल सकता है? ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे बनेगी बात। देश में एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा उठ गया है। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद राम मंदिर और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के दोनों पक्ष आमने सामने हैं। कोर्ट ने राम मंदिर के मुद्दे पर कोर्ट के बाहर मामले को सुलझाने की सलाह दी, तो कुछ ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया तो कुछ ने बाहर कोई बात नहीं कर कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होगा। राम के नाम पर फिर शुरू हुई सियासत। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद शुरू हो गई सियासत। बीच के रास्ते का बीजेपी ने किया स्वागत। यूपी में सत्ता परिवर्तन के बाद एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा उछल गया। देश की सर्वोच्च अदालत की एक टिप्पणी के बाद एक बार फिर राम के नाम पर सियासत शुरू हो गई। राम मंदिर से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह एक संवेदनशील और भावनात्मक मामला है। कोर्ट ने कहा कि संवेदनशील मसलों का आपसी सहमति से हल निकालना बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस विवाद का हल तलाश करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को नए सिरे से प्रयास करना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ऐसे धार्मिक मुद्दों को बातचीत से सुलझाया जा सकता है। उन्होंने सर्वसम्मति पर पहुंचने के लिए मध्यस्थता करने की पेशकश भी की। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का बीजेपी नेताओं समेत कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी स्वागत किया है। इस मामले में याचिकाकर्ता बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हम राम मंदिर मामले में समझौते को तैयार हैं। वहां पर राम मंदिर पहले से था, ऐसे में राम मंदिर वहीं बनना चाहिए। मस्जिद कहीं और पर भी बनाई जा सकती है। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि सरयू नदी के पार मुसलमान मस्जिद बना सकते हैं। तो एक विशाल मंदिर मस्जिद के नीचे है और इसीलिए एक मंदिर पहले था, ये बात सिद्ध हो गई। तो ये सारी चीज़ों को ले करके, और ये भी जब सऊदी अरेबिया और अन्य देशों में, मुस्लिम देशों में मस्जिद को एक नमाज पढ़ने की जगह मानते हैं और नमाज कहीं भी पढ़ा जा सकता है। तो मेरा सुझाव है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये मान्य सुझाव है, परंतु सुझाव है कि सरयू नदी के उस पार एक मस्जिद बने और यह सारा जो राम जन्मभूमि है वो राम मंदिर के लिए सौंपा जाए। तो ये हम चाहते हैं कि न्यायाधीश एक मीडिएटर, ये जो मध्यस्थ करने के लिए कोई एक न्यायाधीश को का नाम सुझाए, और मैं आशा करता हूं कि अगले फ्राइडे में, ये आने वाली शुक्रवार नहीं, अगले शुक्रवार, उसके बाद जो अगले शुक्रवार है उसमें ये फैसला कोर्ट की तरफ से अपेक्षित है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य, ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक और बाबरी मस्जिद के लिए केस लड़ रहे वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का स्वागत करते हैं, लेकिन हम कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट मंजूर नहीं करेंगे। अभी तक कोई आदेश की प्रति तो हमें मिली नहीं है। हमने सुना यह है कि उन्होंने कोई ऑब्जर्वेशन रिजॉल्व हो जाए आउट ऑफ कोर्ट, और ये भी सुब्रमण्यम स्वामी के किसी रिक्वेस्ट पर किया है। तो जहां तक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का ताल्लुक है, ये पॉसिबल नहीं है। हमारा एक्सपीरियंस 1986 से यह है कि हाईएस्ट लेवल पर, यानी शंकराचार्य लेवल पर भी और प्राइम मिनिस्टर लेवल पर भी 2 मरतबा एफर्ट बहुत ही सस्टेन्ड हुई, कई महीने तक गुफ्तगू चली और नाकाम हुई। जफरयाब जिलानी के बयान से साफ है कि राम मंदिर मुद्दे पर कोर्ट के बाद मामला शायद कभी न सुलझ पाए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या कभी अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा, या फिर देश में राम के नाम पर नेता बस अपनी सियासत चमकाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वहीं बाबरी मस्जिद के लिए केस लड़ रहे वकील जफरयाब जिलानी ने साफ कर दिया है कि मध्यस्थता की कवायद तभी होगी जब सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल देगा। जफरयाब जिलानी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता शिव प्रताप ने।
हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मुस्लिम मंच से पैरोकार जफर याब जिलानी साहब। सर, किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे मामले को? इस मसले पर प्राइवेट पार्टीज में आउट ऑफ कोर्ट 5 मरतबा हाईएस्ट लेवल पे बात हो चुकी है और वो कोई मसले का हल निकलता नहीं है। लिहाजा प्राइवेट लेवल पर कोई प्राइवेट नेगोशिएशन इसमें होने का सवाल नहीं होता। लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मध्यस्थता की बात की जा रही, तो अब क्या आप लोगों की कोर्ट तरफ? का सुप्रीम कोर्ट एक कानून के साथ चल रहा है, भारत के संविधान चल रहा है, उसके पास एक राइट है सेक्शन 89 सीपीसी में, वो मध्यस्थता कराने का प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकता है। हाई कोर्ट के जजेस ने वो प्रोसीजर अख्तियार किया था और उसके बाद लिख दिया था कि इसमें कोई मध्यस्थता पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस तरीके को जब अख्तियार करेगा तो हम बिल्कुल इसमें कोऑपरेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की चीज इस हिसाब से हम यही कहेंगे कि आप खुद इसमें बीच में पढ़ेंगे अगर तो हम आपसे पूरा कोऑपरेशन करेंगे। तो वो मगर सुप्रीम कोर्ट जो तरीका है उस लिहाज से करेगा ना, जबानी तरीके से नहीं हो सकता है। वो अगर उन्होंने कहा कि बाहर जाके बातचीत कर लीजिए तो बाहर बातचीत नहीं हो सकती कोई। सुप्रीम कोर्ट जब बातचीत इनिशिएट करेगा, कोई जो भी तरीका अख्तियार करे, राइटिंग में ऑर्डर करेगा, उस पर पर्सनल लॉ बोर्ड की हमारी वर्किंग कमेटी में हम डिस्कस करेंगे और हमें उम्मीद है कि हम सब एग्री करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके जजेस के उस पर भरोसा करेंगे और करेंगे। सर, 31 मार्च को अगली हेयरिंग है, तो सर क्या आप लोगों की तरफ से स्टेटमेंट? हियरिंग जो भी आएगी हमें मालूम होगा किस केस में हियरिंग है, इस पिटीशन पे हियरिंग है या हमारी अपीलों पे हियरिंग, अभी तो कुछ पता नहीं। अभी हमारी अपीलें लगी नहीं, आज नहीं लगी थी, और हम उसमें कुछ यकीनन जाएंगे और जो बात आपसे कह रहे हैं ये बात सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे। ये थे हमारे साथ जफर याब जिलानी साहब, जिनका कहना है मध्यस्थता उसी वक्त हो सकती है जब सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मसले पर बीच में आए और उसी की मौजूदगी में ही मध्यस्थता पॉसिबल होगी। कैमरा पर्सन गौरव के साथ शिव प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। राम मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने स्वागत किया है। दिल्ली दौरे पर आए सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि दोनों पक्षों को साथ बैठकर विवाद सुलझाना चाहिए और अगर उन्हें यूपी सरकार से सहयोग की जरूरत है तो सरकार सहयोग करने को तैयार है। माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है वह स्वागत योग्य है और मुझे लगता है कि जितना हो सकता था उतना बहुत ठोस फैसला दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। मुझे लगता है दोनों पक्षों को बैठ करके विवाद के समाधान के लिए एक रास्ता निकालना चाहिए। सरकार से जो सहयोग लोग चाहेंगे हम लोग उसमें सहयोग करेंगे। माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है वह स्वागत योग्य है और मुझे लगता है कि जितना हो सकता था उतना बहुत ठोस फैसला दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। मुझे लगता है दोनों पक्षों को बैठ करके विवाद के समाधान के लिए एक रास्ता निकालना चाहिए। सरकार से जो सहयोग लोग चाहेंगे हम लोग उसमें सहयोग करेंगे। उधर अयोध्या में दिगंबर अखाड़ा, चहुबर अखाड़ा और हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत किया है। लेकिन हमारा शर्त वही रहेगा कि वहाँ पर केवल मंदिर का निर्माण होगा, मस्जिद का निर्माण नहीं होगा। इस बात को अगर वो मानते हैं तब तो ठीक है और नहीं मानते हैं तो हम कोर्ट में कानून बना करके, लोकसभा में हमारी सरकार हो गई है, राज्यसभा में 2018 में हमारी बहुमत हो जाएगी, प्रदेश में सरकार है, हम कानून बना करके राम मंदिर का निर्माण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया है ये स्वागत योग्य बयान है और वास्तव में अगर दोनों पक्षकार मिलकर बात कर लेते हैं तो बहुत सुंदर है, क्योंकि संपूर्ण अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्म स्थली है। सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है ठीक कर रहा है। इस समय सारी परिस्थितियां राम मंदिर के अनुकूल है। योगी जी की सरकार है, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। तो हम समझते हैं अब सब हिंदुस्तानी हो गए हैं, अब सभी कहेंगे कि राम जन्मभूमि बने, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जल्दी से जल्दी मुझे भी अपेक्षा, पूरे हिंदुस्तानियों को अपेक्षा है, किसी जाति बिरादरी को नहीं, सभी हिंदुस्तानी को अपेक्षा है कि राम जन्मभूमि का निर्माण अतिशीघ्र हो। राम एक ऐसे नाम जिसे लेने के बाद इंसान मोक्ष प्राप्त कर लेता है, लेकिन आज राम के नाम पर देश के नेता अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। राम आज भी तिरपाल में हैं और नेताओं के महल तैयार हो रहे हैं। इन सब के बीच एक राम है जिनका दर्द शायद ही कोई जानता हो।
राम वनवास से जब लौटकर घर में आए, याद जंगल बहुत आया जो नगर में आया। रक्से दीवानगी आंगन में जो देखा होगा, 6 दिसंबर को श्री राम ने सोचा होगा, इतने दीवाने कहां से मेरे घर में आए। धर्म क्या उनका है, क्या जात है, ये जानता कौन। घर न जलता तो उन्हें रात में पहचानता कौन। घर जलाने को मेरा लोग जो घर में आए, शाकाहारी है मेरे दोस्त तुम्हारे खंजर। तुमने बाबर की तरफ फेंके थे सारे पत्थर, है मेरे सर की खता जख्म जो सर में आया। पांव सरयू में अभी राम ने धोए भी न थे कि नजर आए वहां खून के गहरे धब्बे। पांव धोए बिना सरयू के किनारे से उठे राम, ये कहते हुए अपने द्वारे से उठे। राजधानी की फजा आई नहीं रास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा वनवास मुझे। 6 दिसंबर को मिला दूसरा वनवास मुझे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी में सत्ता का निजाम क्या बदला, अधिकारियों के काम करने का तरीका ही बदल गया। जो अधिकारी लोगों की बात सुनने तक को तैयार नहीं होते थे, वही अधिकारी आज प्रो एक्शन में आ गए हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बीजेपी के संकल्प पत्र के मुताबिक काम करने के निर्देश दिए, तो अधिकारी उससे 2 कदम आगे निकलकर कार्रवाई करने में लग गए। अब इसे योगी का खौफ कहें या फिर योगी के काम करने का अंदाज, लेकिन जिस अंदाज में सूबे के अधिकारी हरकत में आए हैं, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में नतीजे अच्छे ही होंगे। देश के सबसे बड़े सूबे में योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालते ही उसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। यूपी के कत्लखानों पर अफसरों ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का कामकाज संभाल चुके हैं। मुख्यमंत्री का पद संभालते हुए अभी उन्हें सिर्फ 2 दिन बीते हैं और उसका असर साफ साफ नजर आने लगा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद बूचड़खानों पर कार्रवाई तेज हो चुकी है। इलाहाबाद में 2 कत्लखानों को सील कर दिया गया, वहीं गाजियाबाद में अवैध रूप से चल रहे 15 बूचड़खानों को बंद करा दिया गया। ये बूचड़खाने गाजियाबाद के केला भट्टा इलाके में चल रहे थे। इसके साथ ही लखीमपुर खीरी में एक बूचड़खाने को सील किया गया। बताया जाता है कि ये बूचड़खाने बिना लाइसेंस के जारी थे। यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ही योगी आदित्यनाथ ने बूचड़खानों का मुद्दा उठाया था। योगी आदित्यनाथ ने कहा था, यूपी में बीजेपी की सरकार आने के बाद अवैध बूचड़खानों को बंद कर दिया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी बूचड़खाने बंद करने की बात अक्सर कहते रहे हैं। बूचड़खानों को बंद करने की कार्रवाई योगी के एक्शन का ही हिस्सा मानी जा रही है। 11 मार्च को चुनाव नतीजे आने के बाद ही योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था कि अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई जल्द शुरू हो जाएगी।
वहीं बीजेपी की महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लखनऊ पुलिस ने एंटी रोमियो अभियान शुरू कर दिया। लखनऊ में कॉलेज के बाहर और सार्वजनिक जगहों पर छात्राओं और युवतियों से छेड़खानी या बुरी नजर रखने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई कर दी। राजधानी में मनचलों का आतंक, कॉलेज के बाहर मनचलों से परेशान छात्रा और पुलिस का एक्शन प्लान। लखनऊ की सड़कों पर लड़कियों का जीना दूभर करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई का पहला कदम उठाया और कई मनचलों को हिरासत में ले लिया। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में नेशन कॉलेज के पास मंगलवार को लखनऊ पुलिस ने एंटी रोमियो अभियान चलाया, जिसमें कॉलेज के बाहर खड़े 4 उन लड़कों को हिरासत में लिया गया जिनका कॉलेज से कोई लेना देना नहीं था। पुलिस की इस कार्रवाई को प्रो एक्शन माना जा रहा है, क्योंकि सरकार की ओर से अभी तक न तो एंटी रोमियो दल के बारे में कोई फैसला लिया गया और न ही अवैध कत्लखानों को बंद करने के मामले में किसी भी तरीके के आदेश दिए गए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि यूपी के अधिकारी सत्ता का निजाम बदलने के बाद ही एक्शन में क्यों आ गए हैं? ये अधिकारी पहले ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे थे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यूपी के सत्ता पर काबिज होने के बाद बीजेपी नेता भी अपने काम में लग गए हैं। सरकार का हर नेता खुद के काम को बेहतर करने में लगा हुआ है। बीजेपी एमएलसी लक्ष्मण आर्य से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनता की उम्मीदों को पूरा किया जाएगा। इस समय हम मुख्यमंत्री कार्यालय में हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय में इस समय बीजेपी नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। जाहिर है कि इस समय जैसे ही सरकार बनी है, योगी सरकार जो है वो एक्शन मोड पे है और उनके जो भी नेता हैं, जो भी एमएलसी हैं, विधान परिषद सदस्य हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। इसमें हमारे साथ लक्ष्मण आचार्य जी हैं, जो कि विधान परिषद सदस्य भी हैं और आरएसएस से भी सीधा संबंध रखते हैं। सर, देखा जा रहा है मतलब इस समय सरकार जो है एक्शन मोड पे है। मुझे लग रहा है काम में एक भी दिन लेट नहीं होगा, अब देरी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगा, काम शुरू हो गया है। जनता के मन में उत्साह है, जनता के मन में विश्वास है और काम शुरू हो गया और काम पूरा भी होगा। हर तरह से विकास होगा। सभी के जनता के मन में बहुत उत्साह है इसको लेकर। नहीं, जनता के अंदर भी उत्साह है, तभी 325 सीटें आपके खाते में आई हैं। और मुझे लग रहा है कि लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूँ कि टाइम पे अधिकारी वगैरह थोड़ा इस बार आ रहे हैं, तो मतलब सरकारी कार्यालय में ऐसा देखा नहीं जाता है। मतलब कारण क्या है? क्या कुछ डर वर आ गया? कोई डर नहीं है, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके सभी माननीय मंत्रीगण समय से आ रहे हैं, सब काम चाहते हैं पूरा, वो सरकार की नीयत है विकास की, तो सभी साथ खड़े हो जाते हैं। कोई डर नहीं है, स्वाभाविक रूप से सब काम करेंगे। इस सरकार में लोग भय नहीं, भावना से काम करेंगे। विधान परिषद आप सदस्य हैं, इसके पहले भी यहाँ आते जाते रहे हैं, माहौल कुछ बदला हुआ है या पुराना माहौल मिल रहा है? स्वाभाविक है, बदला है, परिवर्तन है और हर क्षेत्र में परिवर्तन दिखेगा और बहुत चारों तरफ बहुत आनंद है। और मैंने एक ही शब्द कहा ना, अब लोग भय नहीं, भावना से काम करेंगे, यह जनता के मन में पूरा विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल, भय नहीं, भावना के साथ वर्क करेंगे। और हमारे साथ उपेंद्र तिवारी जी भी आ गए हैं। मुझे लग रहा है कि क्या कुछ मीटिंग शीटिंग चल रही है क्या? नहीं, मीटिंग नहीं चल रही है, अनौपचारिक रूप से आए थे माननीय डिप्टी सीएम साहब से मिलने के लिए और मिलकर के आना। कुछ बदलाव दिख रहा है मुख्यमंत्री कार्यालय में, क्योंकि विधायक तो आप इसके पहले भी रहे हैं, तो कुछ परिवर्तन दिख रहे हैं आज? कुछ आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 2-3 दिन के अंदर कुछ आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और जब आप लोगों को दिख रहा है तो आप ही लोग हम लोग का आईना है। आप पूरे प्रदेश और देश दुनिया को दिखाएंगे। और निश्चित रूप से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने जो नारा दिया है, सबका साथ और सबका विकास, गुंडा राज का खात्मा होगा, कानून का राज स्थापित होगा, गरीबों का कल्याण होगा, गरीबों की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा, ये प्राथमिकता में होगा। और निश्चित रूप से 3 दिन के अंदर भी बदलाव दिख रहा होगा और 15 दिन के अंदर विधिवत बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। ये माना जा रहा है कैबिनेट का इंतजार आपके हो रहा है। कुछ वादे थे, जैसे कि बूचड़ खानों की बात कही जा रही थी, किसानों के कर्जे माफी की बात कही जा रही, लेकिन कहीं ना कहीं विभाग देने में इतनी देरी क्यों हो रही है? कोई देरी नहीं है। पूर्व की सरकारों को आप देख लें तो बहुत दिनों तक लगे हैं। ये तो अभी 3 दिन से ओथ लिए नहीं हुआ। पूर्व की ही सरकार को देख लिया तो कम से कम 15-15, 20-20 दिन लगे विभाग बांटने में। तो कोई देरी नहीं है। और जो भी जनता से हम लोगों ने वादा किया है, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता को अगर भरोसा है तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा है। इसलिए जो पब्लिक का भरोसा है, उस भरोसे पे मैंडेट तो आपको मिला है, भरोसा तो उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तौर पे खरा उतरने का प्रयास करेगी और यही हम लोगों का प्रयास होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जाहिर है कि इस समय कार्यशैली जो है वो शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो भी आप उपेंद्र जी हैं, जो कि यहाँ पर स्वतंत्र प्रभार की शपथ ले चुके हैं। इसके अलावा लक्ष्मण आचार्य जी हैं, जो कि विधान परिषद से हैं, और डिप्टी सीएम भी केशव मौर्य भी इस समय अंदर मौजूद है। तो बिल्कुल इस समय सरकार जो अपनी कार्यशैली पे एकदम आ गई है, अपने एक्शन मोड पर आ गई है। कैमरा रोहित के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।